नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां आधा साल पूरा विकास। योगी सरकार की कानून व्यवस्था के 6 महीने। योगी सरकार का अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। जहां अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव। बंदियों को सुरक्षित लाने ले जाने के लिए 56 जिलों को मॉडर्न प्रिजन वैन उपलब्ध कराई गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। ड्रग्स तस्करों और माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। ड्रग्स माफियाओं से 40 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद। माफियाओं के 896 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई। 431 अपराधी सदस्यों की गिरफ्तारी। 178 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 884 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई। एनसीआरबी की रिपोर्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में 59.1% के साथ यूपी टॉप पर। थाना स्तर पर 16,158 टॉप 10 अपराधियों की पहचान कर 648 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ये तमाम बड़ी कार्रवाइयां हुई। साथ ही साथ विकास के लिए बड़े रूपरेखा भी तैयार की गई। 56,591 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम और 795 के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई। अवैध रूप से अर्जित लगभग 21.69 अरब की संपत्ति को जब्त किया गया। 68,784 अतिक्रमित स्थलों और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त कराया गया। 75,190 लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से हटाया गया और 50,000 से अधिक की ध्वनि कम कराई गई। 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती और 5,381 नए पदों की मंजूरी। पॉस्को अधिनियम और महिला अपराध के तहत 2,273 अपराधियों को सजा। ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप विकसित और 1,531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 शहरों के समीप एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना। लखनऊ में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना करने का काम जारी। तो वहीं यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन और अयोध्या में एसटीएफ की इकाई गठित। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट गठित। देखिए किस तरीके से 6 महीने में ताबड़तोड़ विकास किया गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए 6 महीने का ये महज कार्यकाल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरा किया है, कई विकास के काम किए गए हैं और आगे के लिए भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 6 महीना हो गए। एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग 37 सालों के बाद कोई सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में रिपीट किया है। निश्चित तौर पर तमाम उपलब्धियां रही होंगी, तभी शायद आज जनता है उस सरकार पर भरोसा कर पाई। पिछले 5 साल का कार्यकाल जो रहा, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो संभव थी। निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है तमाम माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज है जेलों के अंदर नहीं या फिर इनकाउंटर्स में मार दिए गए। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि रही उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि आखिर कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए और कैसे काम किया जाए और आखिर उस व्यवस्था को अच्छा भी करना। निश्चित तौर पर, क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश कहा जाता था, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो चाहे पश्चिम का क्षेत्र हो, माफिया राज है उससे पार पाना उत्तर प्रदेश के लिए मुश्किल है। निश्चित तौर पर उसी जो कठिनाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूर किया, जिससे कहीं ना कहीं तमाम विकल्प खुले, तमाम रोजगार के रास्ते भी खुले। क्योंकि कहीं ना कहीं माफिया राज के होने वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेशक जो थे निवेश करने से कतराते थे और कहीं ना कहीं उनको डर रहता था कि अब निवेश करेंगे तो उनका पैसा डूब न जाए, उनकी जो कंपनियां वो बंद न जाए, क्योंकि माफिया राज इतना हावी था। निश्चित तौर पर तमाम बड़ी संख्या में माफियाओं पर कार्रवाई हुई। कई माफियाओं की संपत्ति जो है जब्त की गई, यहां तक बुलडोजर चलाए गए। निश्चित तौर पर पिछले 6 महीने का ये काम रहा। साथ ही साथ अगर बात करें पिछले 6 महीने में थोड़ा मुश्किलों का सामना भी जो है योगी सरकार को करना पड़ा, क्योंकि तमाम उठापटक भी हुए। हाल ही में जब देखा गया कि जब ट्रांसफर सेशन चल रहा था उस दौरान भी तमाम ऐसे वाकये हुए जिससे कहीं ना कहीं योगी सरकार को असहज की स्थिति में आना पड़ा, लेकिन हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हुआ। देखा गया स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से खुल करके जो उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे के मंत्री थे ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव के बीच किस तरह से तनाव था वो जग जाहिर हो गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग में देखा गया किस तरह से
जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए थे उस दौरान देखा गया था कि किस तरीके से तमाम लोगों को आरोप लगे थे। हालांकि सख्ती के साथ कार्रवाई की गई थी और उसके बाद तमाम जो दोषी लोग थे या आरोपी लोग थे जिनकी लगा था मुख्यमंत्री को लगा कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई हुई और 5 लोगों पर बड़ी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई। हालांकि कुछ चीजों को छोड़ दे बाकी कार्यकाल काफी बेहतर रहा। महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनके उसके बाद जो सजा दिलाने का काम होता है उसमें 59.1% के साथ जो उत्तर प्रदेश है देश में अव्वल है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि महिलाओं को लेकर के लगातार चर्चाएं होती हैं, लगातार उन पर जो अपराध होते हैं उनके साथ में उसको लेकर के चर्चाएं होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, उनको सजा कितने समय मिल रही है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और योगी सरकार ने इस पे काम किया जो पूरे देश के लिए एक नजीर है। अयोध्या सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है, जिला है, कहीं ना कहीं हमेशा चर्चाओं में रहता है। वहां पर एसटीएफ यूनिट की जो यूनिट लगाई गई जिससे कहीं ना कहीं वहां पर लगातार एक हाई लेवल का अलर्ट रहता है और एसटीएफ उसकी खुद निगरानी करती है। निश्चित तौर पर इसके अलावा ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो कम से कम 10 जिलों को जोड़ता है। चित्रकूट जैसा जहां पर कहा जाता था चित्रकूट बांदा, ये वो जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं और शायद मुख्य धारा में कभी ना आ पाए। लेकिन इस चीज को धता बताते हुए योगी सरकार ने वहां पर बेहतर काम किया और आज दिल्ली चित्रकूट से दिल्ली की जो दूरी है महज कुछ घंटे बची है, सीधा संपर्क के लिए रास्ता योगी सरकार ने खोल दिया। निश्चित तौर पर एक बेहतर विकल्प चित्रकूट के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को मिला और कहीं ना कहीं अब सबसे बेहतर यह होने जा रहा है कि इसी एक्सप्रेसवे किनारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी। औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप एक्सप्रेसवे के पास आइए, वहां पर जमीन बाकायदा दी जा रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि यूपी सरकार के लिए, यूपी के जनता के लिए। क्राइम कंट्रोल को लेकर के लगातार काम किया गया। क्राइम पर कंट्रोल को लेकर के जो तारीफ है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सेंट्रल चाहे यूनिवर्सिटी की एजेंसियां हो चाहे तमाम अन्य लोग हर जगह होते रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर है। अब उसके बाद ओडीओपी का नाम आता है। ओडीओपी ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं एकदम खत्म हो गया था, जिलों की पहचान खत्म हो गई थी। लेकिन योगी सरकार ने लगातार काम किया और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दूसरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री ने भी उसकी तारीफ की। यूपी का ओडीओपी जो प्रोजेक्ट है पूरे देश में सबसे बेहतर है। यहां पर उस पर काम किया गया, लगातार लोगों से संपर्क किया गया, लोगों को लोन दिया गया और कहीं ना कहीं योगी सरकार ने खुल के कहा कि आप व्यापार करिए, हम आपके साथ हैं और हम आपको हर वो सुविधा देंगे जो आपको चाहिए। सबसे किसी भी देश प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं वहां की तमाम चीजें होती हैं, उनकी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। सबसे ज्यादा होता है कि वहां पर इंडस्ट्री कितनी ज्यादा लगी है। निश्चित तौर पर अगर पिछले 5 सालों का कार्यकाल छोड़ दे, उससे पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक घराने थे वो आने से डरते थे। कई चीजें थी, उसमें सबसे पहले थी कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कहीं ना कहीं, जिससे लोग डरते थे कि अगर बिल्कुल, तो यानी कि निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल देखिए अश्विनी बनाया गया है कि वो आकर्षित हो और बाकायदा उसके लिए रिसोर्सेज भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ जो विकास के काम किए गए हैं वो इस एजेंडे से किए गए हैं, सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी उसका लाभ मिलता रहे, इसके लिए खास तौर से उन ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां बिहार दौरे के दौरान पीएम की रैली में गड़बड़ी की साजिश, पीएफआई के सक्रिय सदस्य शफीक से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में केरल से शफीक गिरफ्तार हुआ था। ईडी की लखनऊ जोन यूनिट शफीक से करेगी पूछताछ के लिए लखनऊ के स्पेशल कोर्ट ने ईडी को 10 दिनों की कस्टडी दी है। तो देखिए शफीक से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के जरिए बड़ी खुलासे भी जो है सामने आएंगे। पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में केरल से शफीक गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में देखिए बड़ी खबर, ईडी की लखनऊ जोन यूनिट शफीक से पूछताछ भी करेगी। जहां पीएम की रैली में गड़बड़ी की बड़ी साजिश थी, पीएफआई के सक्रिय सदस्य शफीक से पूछताछ में ये खुलासा सामने आया है। और देखिए लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ, अश्विनी, उन्हीं का रुख करते हैं सीधा। अश्विनी देखिए किस तरीके से लगातार ये जो बड़ी गड़बड़ियों के खुलासे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नापाक मंसूबे जो हैं पीएफआई के, अब उसका एक एक करके खुलासा हो रहा है जब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तौर पर
PFI पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार छापेमारी हो रही है, सैकड़ों की संख्या पे लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ से भी गिरफ्तारियां हुई, पूरे प्रदेश में तमाम जवानसी से, सहारनपुर से, तमाम जिलों से गिरफ्तारियां हुई। निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है, शफीक को गिरफ्तार किया गया था केरला से, उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही, 10 दिन की उसकी रिमांड मिली है ईडी को। निश्चित तौर पर इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात निकल के सामने आई कि प्रधानमंत्री को इसमें निशाना बनाने की कोशिश थी। PFI बाकायदा उसकी तैयारी कर रहा था कि कभी भी मौका मिले तो प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये दो ऐसे शख्स हैं जिन पर हमेशा आतंकवादियों को नजरें रहती हैं कि किस तरह से इन पर अटैक किया जाए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इतनी कहीं ना कहीं इतनी तैयार रहती हैं कि इनके मंसूबे हर बार जो है कामयाब नहीं हो पाते। निश्चित तौर पर 12 जुलाई को पटना में गांधी मैदान में रैली होनी थी, एक तरीके से विधानसभा का सप्ताह जो विधानसभा शताब्दी है उसका समापन समारोह था, और वहीं पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करने का प्लान था। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना सवाल खड़े होते हैं कि आखिर PFI की मंशा क्या है देश के अंदर, क्योंकि लगातार जब भी कार्रवाई होती है तो PFI के तमाम जो वर्कर्स होते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने लगते हैं और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि कार्रवाई ना हो। इस बार भी ऐसा हुआ। दक्षिणी भारत में देखिए, जब PFI पर शिकंजा कसा गया, उसके जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको गिरफ्तार किया गया, ओमा सलेम को, और उसके अलावा उसके तमाम अन्य पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तमाम राज्य हैं जहां पर जमकर विरोध हुआ और कहीं ना कहीं जो ये पूरी कार्रवाई चल रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि दबाव बनाया जाए तो शायद संभवतः ऐसी कार्रवाई रुक जाए। लेकिन इस बार जो जांच एजेंसियां हैं पूरी तरह से एक्टिव थी और संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही थी। NIA के देखरेख में पूरी कार्रवाई हो रही है और सारी रिपोर्ट जो है NIA को दी जा रही है। निश्चित तौर पर 13 जुलाई को भी, माफ कीजिए, 2013 में भी इसी तरह का एक जो आतंकवादी हमला होना था वो पटना के गांधी मैदान में ही, निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं विफल हो गया था। और वैसे में सवाल खड़ा होता है कि PFI को बैन क्यों नहीं किया जा रहा। 2017 से लगातार हो रहा है कि PFI को बैन किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उनका आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं हर बार PFI का जो बैन था वो टल जाता था। लेकिन इस बार की जो कार्रवाई हो रही वो तमाम एजेंसियां एक साथ कर रही, तमाम एजेंसियां संयुक्त रूप से कर रही, तो ऐसी पूरी संभावना है कि जल्द ही PFI पर कोई ठोस कार्रवाई होने वाली है। जी बिल्कुल, और देखिए आगे भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि और भी कई संदिग्ध हैं जिन पर अभी नजर रखी जा रही है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से अगली अपडेट, जहां पंडित दीनदयाल की जयंती पर आज कई कार्यक्रम हैं। प्रदेश कार्यालय से बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। आज भाजपा कार्यकर्ता PM मोदी के मन की बात सुनेंगे, दीनदयाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। CM योगी आदित्यनाथ भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दीनदयाल स्मृतिका पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे CM। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर देहात में रहेंगे। राधा मोहन सिंह प्रयागराज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी CM केशव चित्रकूट में कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर के कार्यक्रम में रहेंगे। धर्मपाल सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए जयंती पर खास कार्यक्रम रहेगा। साथ ही साथ जो तमाम मंत्री विधायक हैं वो मन की बात भी सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आपको बता दें, कानपुर देहात में रहेंगे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चित्रकूट में उनका खास कार्यक्रम रहेगा और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम रहेगा। और सीधा अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं दीनदयाल की आज जयंती पर, और इस मौके पर क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या अपडेट? बिल्कुल, हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी तमाम छोटे बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें छोटे बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर आज तमाम कार्यक्रम लगे हुए, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश में है वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री खुद लखनऊ में रहेंगे और जो पुष्प अर्पित करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो भी लखनऊ में रहेंगे। जो प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा के राधा मोहन सिंह, वो प्रयागराज में रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो है वो चित्रकूट में रहेंगे। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कानपुर देहात में रहेंगे। दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो हैं सिद्धार्थनगर में रहेंगे। निश्चित तौर पर सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक तरीके से भव्य कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार देखा था हर कभी कोई भी मंच हो, भारतीय जनता पार्टी
कि कोई भी मौका हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जरूर याद करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो बाकायदा उनका स्मरण किया जाता है कि उनका योगदान देश के लिए क्या कर रहा है। निश्चित तौर पर आज उनकी जयंती का मौका है, तो ऐसे मौके पर तमाम कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जा रहा है और उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो आज कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे, कहीं ना कहीं वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनको याद करेंगे। निश्चित तौर पर चाहे वो लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, प्रयागराज के हर जगह इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल। और देखिए इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और वो भी कहीं ना कहीं माल्यार्पण पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। अश्विनी बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आबकारी विभाग के 3 अफसरों के निलंबन आदेश जारी। जहां लेवाना कांड में 3 अफसरों को निलंबित किया गया था। 15 दिन बाद संजय भूसरेड्डी ने जारी किया आदेश। डिप्टी कमिश्नर जैनेन्द्र उपाध्याय निलंबित किए गए हैं। पूर्व डीईओ संतोष तिवारी, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव भी निलंबित किए गए हैं। तो देखिए 15 दिन बाद संजय भूसरेड्डी ने आदेश जारी किया, जिस दौरान ये बड़ी कार्रवाई निलंबित की ये कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर जैनेन्द्र उपाध्याय निलंबित कर दिए गए हैं। पूर्व डीईओ संतोष तिवारी और इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव भी निलंबित किए गए हैं। और चलिए अश्विनी बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी देखिए लेवाना अग्निकांड और इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। बिल्कुल लेवाना कांड हुआ था, लेवाना कांड के बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या यह कार्रवाई पहले नहीं हो सकती थी? क्या संजय भूसरेड्डी के पास इतना समय नहीं था कि वो कार्रवाई पहले करते? जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि जो भी लेवाना कांड में दोषी हैं, जो भी जिन भूमिका लगती है, संधि लगती है, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग है वो नशे में था और नशे से जब जगा है तब उसने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई हो। तमाम विभागों में कार्रवाई भी हुई, देखा गया, चाहे वो अग्निशमन विभाग हो, चाहे वो एलडी विभाग हो, हर जगह कार्रवाई हो रही। लेकिन जो आबकारी विभाग था वो सोया हुआ था और कल देर रात वो जगा और उसने कार्रवाई, 3 बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं जैनेन्द्र उपाध्याय उनको निलंबित किया गया, साथ ही साथ पूर्व डीईओ हैं संतोष तिवारी उनको निलंबित किया गया। इसके अलावा इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव हैं, इनको निलंबित किया गया। निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जिनकी संरक्षण में कहीं एक तरीके से लेवाना होटल में शराब परोसी जा रही थी, जबकि लेवाना होटल के ना तो मानक पूरे थे, ना व्यवस्थाएं पूरी थी। इन सबके बावजूद भी उनको वहां को बार लाइसेंस जारी किया गया था। निश्चित तौर पर ऐसे में कार्रवाई हुई, लेकिन काफी देर से हुई। कहीं ना कहीं अपराधी जो हो या फिर जो दोषी लोग हैं उनको मौका मिलता है कि अपना बचाव कर पाए जब इतनी देरी से कार्रवाई होती है। हालांकि मुख्यमंत्री का साफ और सख्त निर्देश था कि किसी भी तरह से कोई भी आरोपी जो होगा, जो कहीं ना कहीं जिसकी भूमिका इस पूरे कांड में होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आखिरकार भूसरेड्डी जो है, संजय भूसरेड्डी जो प्रमुख सचिव हैं विभाग के, वो जागे और उन्होंने कार्रवाई की। निश्चित तौर पर अभी और भी कार्रवाई होनी बाकी है, लेकिन कब होंगी ये तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए सवाल यही है कि आखिर इतनी देर से कार्रवाई क्यों की गई। फिलहाल इस जैसे मामले दोबारा से ना हो, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बना रहता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।